यूपीएससी करंट वॉरियर में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भारत के भविष्य को आकार देने वाली 3 बड़ी ताकतों की गहन पड़ताल करेंगे। हमारी बदलती जलवायु, हमारी बदलती आबादी और हमारी बदलती टेक्नोलॉजी। और सबसे जरूरी बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना, इस पूरी चर्चा पर आधारित एक क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे हल करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं जमीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती से, जलवायु परिवर्तन और हमारी खेती। हाल ही में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AKA इंडिया लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है एटलस ऑफ क्लाइमेट अडैप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। कहा जा रहा है कि ये किसानों के लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसे ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किया है। आप इसे एक तरह का गूगल मैप्स फॉर क्लाइमेट चैलेंजेस समझ सकते हैं। अच्छा जी, ये प्लेटफॉर्म किसी खास जगह के मौसम के पैटर्न, मिट्टी की किस्म और पानी की उपलब्धता, इन सब का डेटा इस्तेमाल करता है और फिर किसानों और योजना बनाने वालों को बताता है कि भविष्य की जलवायु चुनौतियों के लिए कौन सी फसलें सबसे अच्छी रहेंगी और कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए। एग्जैक्टली। ये प्लेटफॉर्म नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी NICRA के 15 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी जलवायु लचीली कृषि की बात सुनते हैं। क्या हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हम अपनी खेती को एक ऐसे बॉक्सर की तरह तैयार कर रहे हैं जो मौसम के बदलते मिजाज के पंच झेल भी सके और जल्दी से वापस अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। इसमें 2 चीजें शामिल हैं। एक है अनुकूलन, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं, यानी बदलते मौसम के हिसाब से अपनी खेती के तरीके बदलना, जैसे सूखारोधी बीज इस्तेमाल करना। और दूसरा है शमन यानी मिटिगेशन, मतलब खेती के उन तरीकों को कम करना जिनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जैसे पराली जलाने की जगह उसे खाद में बदलना। और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, इसके पीछे की वजह सीधे तौर पर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। सबसे पहली बात, हमारी थाली का खाना। एक अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन से हमारी पैदावार में 4.5 से 9% तक की कमी आ सकती है, जिसका सीधा मतलब है GDP को लगभग 1.5% का सालाना नुकसान। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और दूसरी वजह है हमारे किसानों की आजीविका। आज भी देश के लगभग 57% ग्रामीण परिवार सीधे तौर पर खेती पर निर्भर हैं। मौसम की एक मार उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और खासकर उन इलाकों के लिए ये और भी बड़ी चुनौती होगी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत का 51% कृषि क्षेत्र आज भी बारिश पर निर्भर है और यही क्षेत्र देश का 40% अनाज पैदा करता है। ये इलाके जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। और आखिर में ये सब जुड़ता है खाद्य सुरक्षा से। जब खेती पर संकट आता है तो कुपोषण जैसी समस्याएं और भी गंभीर हो जाती हैं। तो एक तरफ हम अपनी कृषि को भविष्य के जलवायु संकटों के लिए तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारी अपनी आबादी का ढांचा बदल रहा है। RBI की स्टेट फाइनेंसेस पर आई एक ताज़ा रिपोर्ट इसी दिलचस्प बदलाव की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पूरे देश की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है और हमारी काम करने वाली आबादी यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन अपने शिखर पर है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा, अलग भारत बसते हैं। 3 अलग-अलग भारत, ये तो काफी रोचक बात है। इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटती है। पहली, युवा राज्य यानी यूथफुल स्टेट्स, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश। यहां युवा आबादी बहुत ज्यादा है, तो इनके पास विकास की रफ्तार पकड़ने का सुनहरा मौका सबसे लंबा है। दूसरी श्रेणी है मध्यवर्ती राज्यों की, इंटरमीडिएट स्टेट्स, जैसे तेलंगाना और उत्तराखंड। यहां यह मौका अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरी, वृद्ध हो रहे राज्य या एजिंग स्टेट्स, जैसे केरल और तमिलनाडु। ये राज्य उस मोड़ को पार कर चुके हैं जहां काम करने वालों की संख्या अब घटने लगी है।
ये राज्यों का वर्गीकरण यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही देश में कुछ राज्य जवानी की दहलीज पर हैं और कुछ बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका उनकी आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? सीधा और बहुत गहरा असर। जो राज्य वृद्ध हो रहे हैं वहां दो बड़ी वित्तीय चुनौतियां हैं। पहली, उनका टैक्स बेस सिकुड़ रहा है। मतलब काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। जी, जब काम करने वाले लोग कम होंगे तो आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होगी और सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई घटेगी। और दूसरी चुनौती है उनके प्रतिबद्ध खर्च यानी कमिटेड एक्सपेंडिचर का बढ़ना, खासकर पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर। रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों ने 2024-25 में अपने सामाजिक क्षेत्र के खर्च का लगभग 30% सिर्फ पेंशन पर खर्च किया। इससे उनकी वित्तीय स्थिति और नाजुक हो जाती है। लेकिन क्या इस चुनौती में कोई अवसर नहीं छपा है? क्या ये सिल्वर इकोनॉमी यानी उम्रदराज लोगों की जरूरतों और खर्च करने की क्षमता से जुड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप में एक नया बाजार नहीं बना सकती? बहुत अच्छा सवाल है और रिपोर्ट इसी ओर इशारा करती है। वृद्ध राज्यों के लिए सुझाव यही है कि वे इस सिल्वर इकोनॉमी को एक अवसर की तरह देखें, जैसे लोगों के काम करने की उम्र को उनकी बढ़ती जीवन प्रत्याशा के हिसाब से एडजस्ट करना, या ऐसी सेवाएं और उत्पाद बनाना जो उम्रदराज आबादी के लिए हों। और युवा राज्यों के लिए? वहीं दूसरी तरफ युवा राज्यों को अपनी बड़ी युवा आबादी को अच्छी शिक्षा और सही कौशल देने पर भारी निवेश करना होगा, ताकि वे सिर्फ भीड़ बनकर न रह जाएं, बल्कि देश की तरक्की का इंजन बने। ये हमें एक और चुनौती की ओर ले जाता है। एक तरफ बढ़ती आबादी, बढ़ती खपत, और इसका एक नतीजा है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, ई कचरे का बढ़ता हुआ पहाड़। नीति आयोग और टेरी की एक रिपोर्ट इसी पर आई है। सबसे पहले ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? सर्कुलर इकोनॉमी को ऐसे समझिए जैसे प्रकृति में कुछ भी कचरा नहीं होता। एक चीज का वेस्ट दूसरी चीज का खाना बन जाता है। हमें अपनी इंडस्ट्री को भी ऐसा ही बनाना है, जहां हम चीजों को बनाएं, इस्तेमाल करें और फेंक दें वाले मॉडल से हटकर इस्तेमाल करें, मरम्मत करें, दोबारा इस्तेमाल करें और फिर रिसाइकिल करें वाले मॉडल पर जाएं। लक्ष्य है कचरे को खत्म कर देना। और जब बात ई कचरे की आती है तो भारत के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या हम इस सर्कुलर इकोनॉमी के रास्ते पर हैं? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है। 2024 में हमने लगभग 62 लाख मीट्रिक टन ई कचरा पैदा किया और 2030 तक ये 1.4 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। लेकिन चिंता की बात हमारी रिसाइकलिंग दर है। कितनी है हमारी रिसाइकलिंग दर? सिर्फ 10%। सिर्फ 10%? जी, यह आंकड़ा सच में परेशान करने वाला है। वैश्विक औसत लगभग 22% है, जबकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ये 55 से 56% के करीब है। मतलब हम जो हर 2-3 साल में फोन या लैपटॉप बदल लेते हैं, उसका 90% हिस्सा यूं ही बर्बाद हो रहा है या गलत तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इतना कम क्यों है? सबसे बड़ी वजह है कि भारत का लगभग 78% ई कचरा अनौपचारिक यानी कबाड़ी वालों के नेटवर्क से गुजरता है। वे लोग बहुत ही खतरनाक तरीकों से इसमें से सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं निकालते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में रिकवरी सिर्फ 10 से 20% ही हो पाती है। और प्रदूषण भी फैलता होगा? भारी प्रदूषण। और दूसरी बड़ी चुनौती है विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर कानून का ठीक से लागू न होना। कई कंपनियां सिर्फ कागज पर रिसाइकलिंग दिखाकर नकली सर्टिफिकेट ले लेती हैं। यहाँ मुझे एक कनेक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ हमारे पास ई कचरे में मौजूद लिथियम और कोबाल्ट जैसे कीमती खनिज हैं जिन्हें हम निकाल नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ हम चौथी औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी यहाँ कोई समाधान दे सकती है? आपने दोनों मुद्दों को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। यही वो जगह है जहां चौथी औद्योगिक क्रांति यानी IR 4.0 की भूमिका आती है। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का तीसरा IR 4.0 केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये क्रांति AI, रोबोटिक्स, IoT जैसी तकनीकों के बारे में है जो डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया को आपस में जोड़ रही हैं। और ये ई कचरे में कैसे मदद करेगी? ई कचरे के संदर्भ में IR 4.0 की तकनीकें जैसे AI पावर्ड रोबोट्स बहुत ही कुशलता से और सुरक्षित तरीके से ई कचरे से कीमती धातुओं को अलग कर सकती हैं, जिसे इंसान आसानी से नहीं कर सकते। तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ फैक्ट्रियों में रोबोट लगाने के बारे में नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। खासकर भारत जैसे देश के लिए इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक तो ये हमें लीपफ्रॉग करने का मौका देती है,
यानी हम पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर सीधे नई और सबसे आधुनिक तकनीक अपना सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, और वो वापस हमारी जनसांख्यिकी से जुड़ती है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं? जी। अनुमान है कि इस क्रांति की वजह से दोहराए जाने वाले मैनुअल कामों की मांग 30% तक घट जाएगी, जबकि AI, डेटा साइंस जैसे तकनीकी कौशल की मांग 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचिए, हमारे युवा राज्य जैसे यूपी और बिहार, जिनके पास करोड़ों की संख्या में युवा हैं, अगर हम उन्हें सही समय पर सही स्किल नहीं दे पाए तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। और इन सभी तकनीकों के केंद्र में है AI। जाहिर है, जब कोई तकनीक इतनी शक्तिशाली हो तो उसे नियंत्रित करने, उसे सही दिशा देने का सवाल भी उठता है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से AI गवर्नेंस पर एक व्हाइट पेपर आया है। इसमें टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क की बात की गई है। ये क्या है? देखिए, ये शासन के पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग है। पारंपरिक तरीका होता है कमांड एंड कंट्रोल, मतलब सरकार नियम बनाती है और कंपनियों से कहती है कि इसका पालन करो। लेकिन AI इतनी तेजी से बदल रहा है कि जब तक नियम बनेंगे तब तक तकनीक पुरानी हो जाएगी। तो ये नया टेक्नो लीगल मॉडल क्या करता है? इसका मूल सिद्धांत है गवर्नेंस बाय डिजाइन, मतलब कानूनी और नैतिक सिद्धांतों को AI सिस्टम बनाते समय ही उसके कोड में डाल दिया जाए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई AI बना रहा है तो उसे शुरू से ये सुनिश्चित करना होगा कि वो लोगों के निजी डेटा का सम्मान करे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे AI कंपनियों, खासकर नए स्टार्टअप्स पर रेगुलेशन का बोझ इतना नहीं बढ़ जाएगा कि इनोवेशन ही रुक जाए? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और व्हाइट पेपर इसका भी ध्यान रखता है। इसमें रिस्क प्रोपोर्शनेट कंट्रोल्स का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि गवर्नेंस की सख्ती इस बात पर निर्भर करेगी कि AI का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब एक जैसे नियम सब पर लागू नहीं होंगे? बिल्कुल। एक मनोरंजन ऐप के लिए बनाए गए AI और एक अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले AI के लिए नियम एक जैसे नहीं हो सकते। साथ ही ये हमेशा ह्यूमन ओवरसाइट यानी मानवीय निगरानी पर जोर देता है, ताकि मशीनें अपने आप कोई बड़ा और गलत फैसला ना ले सकें। तो चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं जो हमारी आज की चर्चा से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। पहली खबर चुनाव आयोग से है, दिल्ली घोषणा 2026। जी, ये दुनिया भर के चुनाव निकायों के एक सम्मेलन के बाद अपनाई गई है। इसमें चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए 5 स्तंभों पर जोर दिया गया है, जिसमें सबसे अहम है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी अगली खबर है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी ACCPLI योजना के बारे में। यह योजना भारत में आधुनिक बैटरी बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए है, जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों और फोन के लिए जरूरी है। यह सीधे तौर पर कचरे में लिथियम आयन बैटरी के प्रबंधन की चुनौती से भी जुड़ी है। और यहाँ लक्ष्य ये है कि 5 साल में इन बैटरियों में 60% हिस्सेदारी घरेलू उत्पादों की हो। ये फैक्ट भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तकनीक का एक और दिलचस्प उदाहरण है ASC अर्जुन। यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए AI का इस्तेमाल करता है। यह चेहरे पहचानने से लेकर भीड़ की निगरानी तक कर सकता है। अब ऊर्जा से जुड़ी एक खबर, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज क्षमता विकसित करना है। यह दरअसल प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके बनाई गई एक विशाल बैटरी है। एक विशाल बैटरी? जी, जब सौर या पवन ऊर्जा ज्यादा होती है तो उस बिजली का उपयोग करके पानी को एक निचले जलाशय से ऊपर वाले जलाशय में पंप किया जाता है। फिर जब बिजली की जरूरत होती है तो उसी पानी को टरबाइन के जरिए नीचे छोड़ा जाता है, जिससे बिजली बनती है। यह भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में PM स्वनिधि योजना और ग्रंथ कुटीर। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो उन्हें आसानी से कार्यशील पूंजी मुहैया कराएगा। और राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। इसमें भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियां और किताबें हैं, जो हमारी समृद्ध साहित्यिक विरासत को दर्शाती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत के सामने मौजूद चुनौतियां और अवसर एक जटिल जाल की तरह आपस में गुंथे हुए हैं। खेती को जलवायु के अनुकूल बनाना, अलग अलग उम्र की आबादी वाले राज्यों के लिए सही आर्थिक नीतियां बनाना और चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीक को सही दिशा देना, ये सब अलग अलग मुद्दे नहीं हैं। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत चौथी औद्योगिक क्रांति को अपना रहा है, क्या हमारी जनसांख्यिकीय विविधता, एक तरफ ऊर्जा से भरे युवा राज्य और दूसरी तरफ अनुभव से भरे वृद्ध होते राज्य, इस तकनीकी छलांग में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती? क्या हम अपनी युवा आबादी को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं और साथ ही अपने सिल्वर इकोनॉमी को सम्मान के साथ अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और हाँ, टेलीग्राम पर क्विज हल करना ना भूलें। जय हिंद।